दोस्तों आज मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज लिमिटेड आईपीओ की क्लोजिंग है। जानते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, पूरा हम यहाँ पे डिटेल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं और नीचे हम सीधा सेक्टर से बात करते हैं। सेक्टर की बात करें तो कंपनी हेल्थ सेक्टर में ऑपरेट करती है। एक्चुअली मणिपाल का एक पूरा चैन है, हॉस्पिटल का चैन है, ठीक है। जैसे अपोलो का है ऐसे मणिपाल का भी है, ठीक है। दैट्स इट, इतना आपको समझना है बस। और ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है, ये भी आप जान लीजिए। ये अक्रॉस 24 सिटी में ऑपरेट करती है, ठीक है। इनके पास 12,600 प्लस ऑपरेशनल बेड हैं। तो ये सब इसका डिटेल है। बाकी सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सर्विस वाला सेक्टर है कंपनी का, हॉस्पिटल वाला सेक्टर है भाई। और इस सेक्टर में ऑब्वियसली ग्रोथ है, आपको भी पता है इस सेक्टर में ग्रोथ है, ऑब्वियसली ग्रोथ है। ऐसा सेक्टर नहीं है कि आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा, इसकी जरूरत तो भाई हमेशा पड़ेगी। तो सेक्टर काफी बेहतरीन है, काफी तगड़ा सेक्टर है, सेक्टर बढ़िया है। बट यहाँ पे कंपटीशन भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो आप देखिए 25 से 26 में कितना क्या कुछ हुआ है उसको देखिए, वही मेन इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू देखोगे 25% से बढ़ा है, EBITDA 24% से बढ़ा है। पेट की बात करें तो 15% के अराउंड से घटा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। टोटल एसेट यहाँ पे बढ़ा है, नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ा है, टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। ईपीएस यहाँ पे घटा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आरओई आरओसी ये सब डाउन हुआ है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो एवरेज मुझे लग रहा है एवरेज फाइनेंशियल निकल के आ रहा है। आरओसी 21% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% का है, पेट मार्जिन कम है, 10% से ऊपर होना चाहिए था। EBITDA मार्जिन भाई ठीक ही ठाक है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कम देखने को मिल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि एवरेज कहीं न कहीं फाइनेंशियल इसका निकल के आ रहा है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो मोस्टली पोर्शन भैया इसका कहाँ जाने वाला है, डेट पे करने में जाने वाला है। एंड और हाँ, इंटरेस्ट वगैरह डेट वगैरह में जाने वाला है, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं कि कुछ जो है सब्सिडी वगैरह के लिए 574 करोड़ जाएगा, तो अच्छी बात है, ठीक है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव भाई सही है। आओ पीयर की कंपेरिजन करते हैं। पीयर कंपेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आईपीओ के लिए तो पीयर कंपेरिजन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं, तो अपोलो का आप देखोगे बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, 18 से 20% का है। ईपीएस की बात करें अपोलो का, तो ईपीएस आई थिंक इन सब में सबसे ज्यादा इसी का होगा। रेवेन्यू की बात करें तो इन सब में आई थिंक इसी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी है। और पेट की बात करें तो सबसे पेट ज़्यादा भी इसी का है, ठीक है। पी की बात करें तो पी भी इसका रीजनेबल इस समय देखने को मिल रहा है। तो भाई अपोलो कहीं ना कहीं क्लियर विनर मेरे अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे देखते हैं। दूसरे नंबर पे सेकंड नंबर पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ किसका है, तो मैक्स हेल्थ केयर का देखने को मिल रहा है। ईपीएस सेकंड नंबर पे किसका है, इसी का है। और रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू में तो अपना मणिपाल है। बाकी और देखते हैं पेट की बात करें, पेट में भी अपना ये है, ठीक है। तो हम सेकंड नंबर पे मनी मैक्स हेल्थ केयर को रखेंगे। रीजन क्या है, ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज़्यादा है और पी भी रीजनेबल है, इस वजह से इसको हम सेकंड नंबर पे रखेंगे। हाँ, इसको सेकंड नंबर में मणिपाल को रख सकते थे। रीजन कब रख सकते थे, जब पी इसका और कम होता। पी भाई तुम भी पी उतना ही ला रहे हो जितना इसमें और जो है लिस्टेड कंपनियां ट्रेड कर रही हैं, तो मतलब नहीं बनता ना भाई। और कम पी पे लाना चाहिए था, तो ताकि जो है रिटेल के लिए कुछ तो बचे। लिस्टिंग के बाद कुछ तो भैया जाए, 20-25%, 30% तब तो ऊपर जाए, ठीक है। बाकी चलो ठीक है। यहाँ पे आप पेयर कंपेरिजन का रैंकिंग देखेंगे तो अपोलो पहले नंबर पे है, मैक्स दूसरे पे है, मणिपाल अपना जो आईपीओ है लास्ट में जा रहा है, जो कि निगेटिव पॉइंट, एकदम लास्ट में नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। एकदम लास्ट में तो भाई नहीं जाना चाहिए था। बाकी चलो ठीक है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, ऑब्वियसली आईपीओ प्राइस एक्सपेंसिव है। मैंने पहले ही बोला कि आईपीओ प्राइस यहाँ पे ठीक नहीं है भाई। आईपीओ का प्राइस इनका सही नहीं है, ज्यादा प्राइस पे आईपीओ ला रहे हैं। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखो एंकर बुक में पेंशन फंड की बात करें तो यहाँ पे 9.5% पोर्सन है। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म ये लोग अप्लाई करते हैं। टॉप ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारे नाम है, नोमुरा का है, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली का है, ठीक है। बहुत सारा नाम है भाई, पोलर कैपिटल का है, प्रूडेंशियल गोल्डमैन सच का है। बहुत सारा नाम है, बहुत तगड़ा तगड़ा नाम है। 15% पोर्सन इनका है, ये लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की बात करें तो आईसीआईसी, कोटक, आदित्य बिरला, सब जितने पॉपुलर हैं सबका नाम देखने को मिल रहा है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये भी अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किए हैं, 8% पोर्शन इनका है। स्ट्रॉन्ग एआईएफ की बात करें तो 361 का नाम है भाई, ये भी शानदार जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, शानदार ग्रोथ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं एंकर बुक की रेटिंग टॉप नॉच, टॉप मतलब टॉप है भाई। 9.8 की रेटिंग देखने को मिल रही है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई। 9.8 की रेटिंग है, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ी रेटिंग है, ठीक है। इसके लिए कितना ही तारीफ किया जाए। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है क्या कुछ है, तो फंडामेंटल भाई एवरेज है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। फंडामेंटल एवरेज देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल यहाँ पे एवरेज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी का, तो जीएमपी यहाँ पे 1% का जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जीएमपी बहुत ही ज्यादा डाउन है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो देखो दो सिनेरियो है।
यदि कोई लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहा है, यदि लिस्टिंग गेन के लिए सोचा जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए तो है ज़्यादा व्यू देखने को नहीं मिल रहा है। लिस्टिंग गेन के लिए भाई ज़्यादा व्यू तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि एंकर बुक वगैरह की रेटिंग तगड़ी है तो मे भी लिस्टिंग तगड़ा देखने को मिल सकता है, ठीक है। लिस्टिंग हो सकता है तगड़ा देखने को मिल जाए। जीएमपी वगैरह बहुत डाउन है तो वो एक अलग पॉइंट है। हालांकि एंकर बुक की रेटिंग हर हर बार हमेशा डिसाइड नहीं करती है, लेकिन मोस्टली टाइम जब भी देखा गया है कि एंकर बुक की रेटिंग 9.5 या इससे ऊपर की रहती है तो लिस्टिंग ठीक ठाक हो जाता है। आप फिजिक्स वाला की बात करें, उसका भी जीएमपी एकदम डाउन था, जीरो था, नेगेटिव था, ऐसे कुछ करके था, लेकिन फिर भी लिस्टिंग 33% पे हुआ था। रीजन क्या था? एंकर बुक की रेटिंग बहुत तगड़ी थी, ठीक है। तो एंकर बुक की रेटिंग जब तगड़ी रहती है तो लिस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली हाई पे हो जाती है। बट अभी एसबीआई का आप देखे होंगे, एसबीआई में एंकर बुक की रेटिंग 10/10 की थी, सबसे टॉप नॉच उसी की एंकर बुक की रेटिंग थी, लेकिन वो जितना एक्सपेक्टेशन था उतने पे लिस्ट नहीं हो पाया। तो हमेशा एंकर बुक जरूरत नहीं होता है, इसलिए हम लोग सेफ साइड चलेंगे। या लिस्टिंग गेन के लिए कोई व्यू बना रहा है तो लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे कोई व्यू दिख ही नहीं रहा है भाई, क्योंकि जीएमपी वगैरह ठीक ठाक नहीं है। जीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिस्टिंग गेन के लिए जीएमपी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। बाकी रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क लेके लिस्टिंग गेन देखना चाहते हो भाई फिजिक्स वाला वगैरह की तरह, तो भाई देख सकते हो भाई। फिर आपके लिए खुली आज़ादी है, आपकी मर्जी, आप देखना चाहो तो भाई देख सकते हो। फिजिक्स वाला में जैसे 33% का लिस्ट हो गया था, मे भी यहाँ भी हो जाए। एंकर बुक वगैरह की रेटिंग ठीक ठाक है तो आपकी मर्जी भैया, देख लो। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता कि इस तरह ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, 5 ईयर 10 ईयर, 5 ईयर 10 ईयर के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए भाई यहाँ पे व्यू बन रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सोचा जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी भैया, आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हो, आपकी मर्जी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। बाकी मैं अपना बता दे रहा हूँ मैं क्या करूंगा। मैं इस आईपीओ को क्लियरली स्किप करूंगा भाई, स्किप, मैं यहाँ पे स्किप मारूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करता, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करता, लेकिन नहीं करूंगा। रीजन क्या है? मुझे और फेयर प्राइस चाहिए। मैं जब यार साला स्टॉक, आप बहुत सारा स्टॉक देखोगे मैं एकदम फेयर प्राइस पे बाई करता हूँ, तो मानो आईपीओ है, इसका वैसे ही पी ज्यादा है, तो मैं क्यों बाई करूंगा भाई? मैं हमेशा फेयर प्राइस पे बाई करता हूँ, चाहे फिर वो आईपीओ या शेयर कुछ भी हो। यदि शेयर फेयर प्राइस पे, मेरे प्राइस पे नहीं आता है तो उसको स्किप मार देखता हूँ। बहुत बार आप देखे होगे कि फेयर प्राइस पे नहीं रहता, मैं स्किप कर देता हूँ। अभी मैं पिछली बार बात करूँ कि बीएससी में मैंने बताया था कि 2500 से साइड जा सकता है और इसका एकदम फेयर प्राइस 2100 के अराउंड है, ठीक है। तो वो आया 2500 तक आया, मैं चाहता तो बाई कर लेता, मुझे पता था कि यहाँ से 90% चांस है अपसाइड चला जाएगा, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा कि जब तक 2100 पे नहीं आता भैया, एकदम फेयर प्राइस पे नहीं आता, तब तक बाई नहीं करूंगा। और हालांकि वो छूट गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं भाई, उसका नई एंट्री बनी, अभी 2900 के अराउंड वो फिर से गिरेगा, फिर वहां पे हम नई एंट्री बना लेंगे। तो दैट्स इट, ऐसा चलता रहता है भाई। यहाँ पे भी जो है लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे बाई कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग के बाद बाइंग का व्यू नहीं बनेगा। फिक्स वाला में क्या लिस्टिंग के बाद व्यू नहीं बना? अभी भी बना, 108 के अराउंड से वो दोबारा अपसाइड जा सकता है, तो वहां पे फिर बाई हो जाएगा। तो ऐसे इस आईपीओ में भी आने वाले समय में जो है यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी अभी के लिए मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ भाई, ठीक है। हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे व्यू बना देता, यदि इसका जीएमपी तगड़ा होता, 35-40% जीएमपी इस तरह होता, तो फिर मैं सोचता, उससे पहले तो ना ही सोचता। ठीक है, तो बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है भैया, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन बना लीजिए आपको क्या करना है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।